हेलो एवरीवन, मेरा नाम संदीप है और आज हम लोग बात कर रहे हैं फिनेंशियल स्टेटमेंट के बारे में। ठीक है। सो फिनेंशियल स्टेटमेंट के बारे में बात कर रहे हैं। इससे पहले भी हम लोग जो लॉ से रिलेटेड जो ओरिजिनल लॉ की बेयर एक्ट वाली लैंग्वेज है ना, उसकी वीडियो अपलोड हो चुकी है। सेक्शन 29, सेक्शन 30, 134 एंड सेक्शन 136। ठीक है। सो आज हम लोग उस चीज़ के बारे में डिस्कस नहीं करने वाले। आज हम लोग लॉ के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं देखने वाले, एज ए इन्वेस्टर पॉइंट ऑफ व्यू से देखने वाले, एज ए स्टूडेंट पॉइंट ऑफ व्यू से देखने वाले हैं। हम ये समझ के देखेंगे कि लाइक हम एक स्टूडेंट है जिसने पहली बार ये नाम सुना है फिनेंशियल स्टेटमेंट। आपने फर्स्ट टाइम इन्वेस्टमेंट स्टार्ट किया है, अगर आप फर्स्ट टाइम शेयर मार्केट में जा रहे हो तो सबसे पहले क्या देखोगे, फिनेंशियल स्टेटमेंट होता है क्या, इसके बारे में पता तो होना चाहिए। तो ये जो बेसिक आइडिया ना, आज हम लोग इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो इस बेसिक आइडिया के बारे में डिस्कस करने के लिए यहाँ पे कुछ चीज़ दिए गए हैं आपको। ठीक है। सो वो सारे चीज़ के बारे में आज हम लोग करके एक एक करके डिस्कस करेंगे। एंड आई थिंक इस वीडियो को देखने के बाद आप ये श्योर हो जाओगे कि क्या है क्या नहीं। आप चाहो तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो या फिर फोटो खींच सकते हो। ओके, सो होप आपने फोटो ले लिया होगा अगर ज़रूरत है तो। अदरवाइज कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई बहुत बड़ा चीज़ नहीं है, हर एक चीज़ के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। सबसे पहले फिनेंशियल स्टेटमेंट होता क्या है, एक कंपनी में ये क्यों ज़रूरी है। फिनेंशियल स्टेटमेंट का मतलब ये होता है कि कंपनी के जो भी एक साल के अंदर जितने भी काम किए होंगे, अगर एक एग्जाम्पल के थ्रू समझा जाए तो आपका अगर बच्चा या फिर कोई भी छोटा भाई जो भी पढ़ रहा हो, अगर वो पढ़ने के बाद एक साल में कितना सीखा, कितना कुछ हुआ, उसका एक रिपोर्ट कार्ड बनता है हर साल, राइट। उसका एक रिजल्ट आता है कि उसने ईयरली ग्रोथ किया है कि नहीं। तो इस चीज़ के बारे में कैसे पता चलेगा, उसका रिपोर्ट कार्ड देख के। सो ये है कंपनी का रिपोर्ट कार्ड। कंपनी के बारे में, कंपनी का रिजल्ट क्या है, कंपनी ने एक साल में क्या किए क्या नहीं किए। क्योंकि जो भी लिस्टेड कंपनियां हैं, कंपनी ने शेयर इशू किया हुआ है। अब उस शेयर के बिहाफ में किन लोगों ने पैसे दिए हैं, जो आम पब्लिक है, जनरल पब्लिक से पैसे लिए हुए हैं। अब उस जनरल पब्लिक के पैसे को उसने कैसे यूज किया है, कैसे प्रॉफिट किया है, उन सभी चीजों के बारे में यहाँ फिनेंशियल स्टेटमेंट में समरी दिया हुआ रहता है। शॉर्ट में दिया रहेगा, पूरे हर एक चीज के डिटेल में नहीं दिया रह सकता है कि कितना कौन सा सामान कहाँ से खरीदा है, बट बहुत इंफॉर्मेशन यहाँ पे आपको मिल जाएगी। अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं किसी भी कंपनी में, तो आपको उसका फिनेंशियल स्टेटमेंट बहुत अच्छे से हर एक चीज़ के बारे में देखना चाहिए कि उसके, क्योंकि फिनेंशियल स्टेटमेंट से लगभग आपको हर एक चीज़ के बारे में पता चलने वाला है। ठीक है। ओके। तो ये तो था उसका बेसिक इंट्रोडक्शन जो फिनेंशियल स्टेटमेंट होता है। अब ये फिनेंशियल स्टेटमेंट बनता किस लिए, फिनेंशियल ईयर के लिए बनता है। फिनेंशियल ईयर मतलब वो हमारा नॉर्मल जो हैप्पी न्यू ईयर का टाइम कब होता है, 1 जनवरी को होता है। बट फिनेंशियल ईयर स्टार्ट कब होता है, 1 अप्रैल को, एंड एंड कब होता है, 31 मार्च एवरी ईयर। ये वाला फिनेंशियल ईयर कौन होगा, इस 1 अप्रैल 2020 से स्टार्ट हुआ है एंड 31 मार्च 2021 को एंड होगा। ये है हमारा फिनेंशियल ईयर। ठीक है। तो इस फिनेंशियल ईयर के लिए जो पिछला फिनेंशियल ईयर था 2019-20, इस फिनेंशियल ईयर का रिजल्ट आ चुका होगा। ओके, उस फिनेंशियल ईयर का रिजल्ट आ चुका है एंड उस फिनेंशियल ईयर के रिजल्ट आने के बाद जो भी अर्निंग हुआ है, जो भी हुआ है, उन सब चीज़ को कंपनी डिस्कस करती है। किसके साथ डिस्कस करेगी, अपने शेयर होल्डर्स के साथ डिस्कस करेगी, क्योंकि उस शेयर होल्डर से पैसे लिए उसने। तो शेयर होल्डर से डिस्कस करेगी तो कहाँ डिस्कस करेगी, अपने एनुअल जनरल मीटिंग के अंदर। एनुअल जनरल मीटिंग के अंदर सभी शेयर होल्डर्स को आना पड़ता है, और अब तो इलेक्ट्रॉनिक मोड की भी फैसिलिटीज अवेलेबल है। अगर कंपनी फिजिकल बुला रही है तो ठीक है, अगर बुलाती है तो वहाँ पे कंपनी डिस्कस करती है कि हमारे देखिए प्रॉफिट्स ये हुए हैं, इतना ये हुआ है, इतना वो हुआ है। तो अगर आप एक इन्वेस्टमेंट, एक सिस्टमेटिक इन्वेस्टर है, तो आपको ये चीज़ पता होना चाहिए कि भाई क्या है उस कंपनी का प्रोसेस, मतलब व्यू क्या है, वो सब कुछ आपको उस एजीएम में पता चलेगा ना। फिनेंशियल स्टेटमेंट के साथ साथ, आप अगर आपने कभी पहले इन्वेस्टमेंट किया है किसी भी कंपनी में, तो हर साल आपको फिनेंशियल स्टेटमेंट आएगा। ये बात हमको सेक्शन 136 बोलता है। इसके बारे में वीडियो अपलोडेड है, अगर आप इस पर्टिकुलर चीज़ के बारे में अच्छे से जानना चाहते हो तो ये वाला वीडियो देख लेना। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मिल जाएगा। ये था सेक्शन 136 का वीडियो अपलोडेड है। इसमें ये बताया गया है कि हर शेयर होल्डर के पास राइट है, उसको फिनेंशियल स्टेटमेंट मिलना चाहिए, और वो इंस्पेक्ट भी कर सकता है जब भी चाहे। ठीक है। तो फिनेंशियल स्टेटमेंट जब भी कंपनी भेजेगी, उसके साथ वो बोर्ड रिपोर्ट साथ में भेजती है। बोर्ड रिपोर्ट क्या होता है, ये भी हमारे सेक्शन 136 नहीं, सेक्शन 134 के अंदर डिस्कस किया गया था। यहाँ पे बोर्ड रिपोर्ट क्या था उसके बारे में यहाँ पे डिस्कशन मिल जाएगा, उसका वीडियो भी अपलोडेड है। फिनेंशियल स्टेटमेंट के साथ हमारा बोर्ड रिपोर्ट भी आ गया, एंड उसके साथ साथ ऑडिटर रिपोर्ट भी जाएगा ही जाएगा, श्योर है। ठीक है। एंड उसके साथ और कोई भी अगर रिलेवेंट जरूरी डॉक्यूमेंट है तो वो भी जाते हैं ना। ऑडिटर रिपोर्ट देखने के बाद क्या लगता है आपको कि अगर ऑडिटर ने ऑडिट कर दिया कंपनी के बारे में कि कंपनी ने सारे कुछ जो है वो ट्रू एंड फेयर व्यू दिए हैं सबका, उसका फिनेंशियल स्टेटमेंट ठीक ठाक है, तो उसका क्या मतलब है, इज इट अ गारंटी, क्या वो गारंटी है। बिल्कुल नहीं। ऑडिटर ने जो भी फिनेंशियल स्टेटमेंट, जो भी रिपोर्ट दी है अपने ऑडिट रिपोर्ट, अगर उसके ऑडिटर के हिसाब से बोल वो चीज़ सही है, इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं बनता है कि वो 100% एक्यूरेट है। ऑडिटर एक अपना व्यू दिखाता है कि फिनेंशियल स्टेटमेंट उसको ट्रू एंड फेयर लग रहा है। ओके। कभी भी वो एब्सोल्यूट गारंटी नहीं है, इट इज़ अ रीजनेबल एश्योरेंस। एक एश्योरेंस है कि उसने जितनी चीज़ चेक की है उसके हिसाब से उसको लग रहा है कि सब कुछ ठीक ठाक है। क्योंकि ऑडिट होता कैसे है, सैम्पलिंग के बेसिस पे।
ऑडिटर का मेन काम फ्रॉड पकड़ना बिल्कुल नहीं होता है, उससे कहीं ज़्यादा इंपॉर्टेंट काम होते हैं ऑडिटर के पास, ठीक है। सो ऑडिटर का मेन काम फ्रॉड पकड़ना नहीं है, और एक कंपनी का फिनेंशियल स्टेटमेंट अच्छा होने के बावजूद उसके अंदर फ्रॉड हो सकता है, ओके। तो ऑडिटर आखिर रिपोर्ट कैसे चेक करता है कि उसको फ्रॉड नहीं मिलता है? एक्चुअली ये ऑडिट का जो प्रोसेस होता है ये होता है सैम्पलिंग के बेसिस पे। अब सैम्पलिंग क्या होता है? लाइक कंपनी में एक साल में लाखों वाउचर इशू हुए हैं, ठीक है, परचेज हुए हैं, सेल हुए हैं, बहुत सारे ट्रांजेक्शन हुए हैं। अब हर एक चीज़ का तो ऑडिटर हर एक बिल को लेके तो मैच नहीं कर सकता ना कि इसका एंट्री हुआ है नहीं हुआ है, क्या हुआ है क्या नहीं, हर एक का तो नहीं कर सकता है। तो ऑडिटर क्या करता है? सैम्पलिंग करता है कि हम हर 10th बिल या फिर हर 100th बिल को चेक करेंगे, या फिर वो ऐसे बंच में से कुछ उठा लेता है कि इतने बिल को चेक कर लेंगे। तो ऐसे करके वो चेक करता है एंड वो देखता है कि क्या सब कुछ रिकॉर्ड सही सही है कि नहीं। अगर सब कुछ उसको ठीक लगता है तो वो बोल देता है कि भाई फिनेंशियल स्टेटमेंट ठीक ठाक है। और भी बहुत सारे प्रोसेस होते हैं, तो एक रीजनेबल एश्योरेंस दे पाता है, गारंटी नहीं होता है। तो ऑडिट रिपोर्ट देखने के बाद इसका मतलब ये नहीं कि कंपनी के अंदर सब कुछ सही है। ऑडिटर अगर ये बोल देता है कि ये प्रोजेक्ट ठीक है, इसका ये मतलब नहीं है कि वो प्रोजेक्ट 100% अच्छा होगा। हो सकता है उस प्रोजेक्ट में अभी भी कुछ गड़बड़ियां हो, पॉसिबल है, कोई गारंटी नहीं है कि हमेशा अच्छी ही होगी, ठीक है। तो ऑडिटर कभी भी गारंटी नहीं देता है, ओके, वो एक रीजनेबल एश्योरेंस है। तो हमारे फिनेंशियल स्टेटमेंट में क्या क्या आएगा? अगर आपने कभी इन्वेस्टमेंट किया तो आपको ये 4 डॉक्यूमेंट मिलने वाला है। कौन कौन से? फिनेंशियल स्टेटमेंट, बोर्ड रिपोर्ट, ऑडिटर रिपोर्ट, या और कोई भी डॉक्यूमेंट, ये सारा चीज़ आपके घर आता है फिजिकल फॉर्म में। अगर फिजिकल फॉर्म में नहीं आया तो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में तो पक्का आएगा, ईमेल आईडी के ऊपर आपके, ठीक है। कभी कभी कुछ कुछ कंपनियां क्या करती हैं, ये सारा पूरा डिटेल में नहीं भेजती हैं। इन दैट केस उनके लिए ये वायलेशन नहीं है, ये अलाउड है। आपको AOC 3 या फिर AOC 3A, जो एक्चुअली इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉलो करती हैं, वो 3A ये वाले फॉर्म में फॉर्म भेजती हैं। सब कुछ का ना एक साइलेंट फीचर, मतलब एक सब कुछ का एक छोटा सा समरी बना के एंड उसको सेंड कर देती हैं, ठीक है। तो ये समरी बना के ये हमको सेंड कर देंगी कि हम इसको देख सकते हैं क्या है क्या नहीं है। इसमें हमारा होता है साइलेंट फीचर, हो गया। तो नाउ अब हम लोग क्लियर हो चुके हैं कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट कब आ रहा है, क्या आ रहा है, ओके। नेक्स्ट, फिनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर होता क्या क्या बेसिकली? फिनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर हमारा सबसे पहला चीज होता है बैलेंस शीट, उसके साथ साथ हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, उसके साथ साथ हमारा कैश फ्लो स्टेटमेंट, और हमारा स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन इक्विटी अगर एप्लीकेबल है तो, एंड हमारा अगर कोई नोट वगैरह है तो बैलेंस शीट के अंदर नोट वगैरह वो सब कुछ इशू किए जाते हैं, ठीक है। तो आपको बैलेंस शीट देखने मिलेगा, बैलेंस शीट में कंपनी ने कितने एसेट है, कितने लाइबिलिटी है, कितने उसके कौन से क्या लाइबिलिटी है, सब कुछ आपको वहाँ पे मिल जाएगा। प्रॉफिट एंड लॉस में देख सकते हो कि प्रॉफिट कितना हुआ है, कंपनी का लॉस क्या हुआ है, कंपनी कहाँ एक्सपेंस करी है, कहाँ एक्सपेंस नहीं कर रही है। कैश फ्लो स्टेटमेंट भी उसके साथ साथ आपको आएगा, उसके अंदर आप ये देख सकते हो कंपनी का कैश फ्लो कैसा है, कंपनी जो भी मतलब कितना ट्रांजेक्शन करिए, कैसे करिए, वो सब आप कैश फ्लो स्टेटमेंट में देख सकते हो। चेंजेस इन इक्विटी हमेशा एप्लीकेबल नहीं होता है, बट अगर एप्लीकेबल हो तो आपको मिल जाएगा। एंड नोट, जो भी आपको नोट वगैरह है उसके अंदर लाइक कोई कॉन्टीजेंट लाइबिलिटी है कि नहीं। कॉन्टीजेंट लाइबिलिटी का मतलब वो लाइबिलिटी जो आज के डेट पे नहीं है बट फ्यूचर में हो सकती है। लाइक हमारे ऊपर आज कोई कोर्ट केस हुआ है और मेरे से 2 लाख का क्लेम मांगा गया है, तो वो आज लाइबिलिटी नहीं है, लेकिन अगर कोर्ट मेरे अगेंस्ट में आ जाता है, डिसीजन मेरे अगेंस्ट में आ जाता है, तो मेरे को वो लाइबिलिटी बन जाएगी, राइट। तो उसको बोलते हैं कॉन्टीजेंट लाइबिलिटी। तो ये सब नोट में आपको मिल जाएंगे कि कॉन्टीजेंट लाइबिलिटी है कि नहीं, तो ये सब चीज़ आप फिनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर देख पाओगे, ठीक है। नाउ फिनेंशियल स्टेटमेंट क्या होता है ये हम लोग जान चुके हैं कि फिनेंशियल स्टेटमेंट एक्चुअली में क्या होता है, एंड फिनेंशियल स्टेटमेंट आपको मिलेगा तो क्या क्या उसके साथ में होता है, ये सारे कुछ आपको उसके साथ मिलता है, ओके। एंड हम लोग ये भी जान चुके हैं कि ऑडिटर का जो भी अगर रिपोर्ट आता है तो वो गारंटी, इट इज़ नॉट अ गारंटी। नाउ जो फिनेंशियल स्टेटमेंट मिलेगा वो आपको दो टाइप का फिनेंशियल स्टेटमेंट हो सकता है, एक होता है स्टैंड लोन और एक होता है कंसोलिडेटेड। स्टैंडअलोन फाइनेंशियल स्टेटमेंट का मतलब क्या होता है? स्टैंडअलोन का मतलब जिस कंपनी का फाइनेंशियल स्टेटमेंट देख रहे हो ना, सिर्फ उसी के बारे में है, ओके। इसको बोलते हैं स्टैंडअलोन फाइनेंशियल स्टेटमेंट। नाउ कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या होता है? कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट का मतलब होता है कंपनी के खुद का तो डिटेल रहेगा ही, उसके साथ साथ वो अपने सब्सिडरीज को भी, एसोसिएट कंपनी को भी, एंड ज्वाइंट वेंचर को भी, इन सभी के जितने अगर कंपनी के पास सब्सिडरीज है, एसोसिएट एंड ज्वाइंट वेंचर है, तो इन सभी के स्टेटमेंट को एक मिलाकर एक कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाएगी, जिसके अंदर इन सभी चीज़ों का क्रक्स होगा, सभी चीज़ों का डिटेल होगा, ओके। स्टैंडअलोन के अंदर हमको सिर्फ उसी कंपनी के बारे में जानने मिलेगा, एंड कंसोलिडेटेड के अंदर उसके अलावा उसके सब्सिडरीज का भी, एसोसिएट का भी, जॉइंट वेंचर, इन सभी चीज़ों के बारे में जानने मिलेगा, ओके। तो ये चीज़ हम लोग समझ चुके हैं कि हाँ, तो अगर हम लोग को कंपनी, उसी कंपनी के अगर एनालाइज करना है, उसी कंपनी के बारे में जानना है, तो हम लोग उसका स्टैंड लॉन फिनेंशियल स्टेटमेंट देखेंगे, ठीक है। क्योंकि हो सकता है हमारे कंपनी का बहुत अच्छा ग्रोथ ना हो, बट हमारा जो कंसोलिडेटेड है उसमें बहुत अच्छा ग्रोथ दिखा रहा है, क्योंकि हो सकता है उसकी सब्सिडरी बहुत अच्छी अर्न कर रही है एसोसिएट के साथ। तो ऐसा बहुत कुछ पॉसिबल है। तो हमको अगर एनालाइज करना चाहते हो सिर्फ उस कंपनी को, तो स्टैंड अलोन फाइनेंशियल स्टेटमेंट देखेंगे ना। ये जो फिनेंशियल स्टेटमेंट है आपको मिलेगा कब? हमने ये जान लिया कि फिनेंशियल स्टेटमेंट फिनेंशियल ईयर के बाद बनाए जाते हैं, मीन्स से भेजे जाएंगे।
तो ये फिनेंशियल ईयर खत्म हो चुका है, मान लीजिए 19-20 2019-20 फिनेंशियल ईयर खत्म हो चुका है, तो ये फिनेंशियल स्टेटमेंट आपको मिलने कब चाहिए, इस चीज़ का डिटेल आपको मिलना चाहिए ईजीएम से 21 डेज पहले। मतलब ईजीएम कब होगा फिर भाई, ईजीएम का 2 डेज आता है, ये हटा ही देते हैं। 6 मंथ बिफोर द एंड ऑफ फ्रॉम द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर, फ्रॉम द एंड ऑफ फाइनेंशियल मतलब हमारा फाइनेंशियल ईयर कब एंड हो रहा है, 31 मार्च को। 31 मार्च से 6 मंथ सितंबर 6 मंथ सितंबर से पहले आपको ये वाले करवा लेने होंगे, सितंबर से पहले आपको ये एजीएम कर लेने होंगे। एंड दूसरा 15 मंथ फ्रॉम द प्रीवियस एजीएम, पिछले एजीएम से 15 महीना के अंदर ये एजीएम हो जाने चाहिए। ठीक है, तो एजीएम कब हो जाना चाहिए, जिस दिन हमारा फिनेंशियल ईयर एंड हो रहा है उससे 6 महीने के अंदर हमारा एजीएम, अगर बेसिक बोला जाए तो 6 महीने के अंदर हमारा एजीएम हो जाना चाहिए, इससे दूर नहीं जा सकते हैं। बट समटाइम कुछ कुछ एक्सेप्शन होता है, उसके बारे में नहीं जा रहे हम लोग। ठीक है, तो एजीएम हो जाएगा जब, एजीएम से पहले, एजीएम से 21 डेज पहले आपको ये नोटिस, ये स्टेटमेंट, ये सारा कुछ आपको मिल जाएगा। एजीएम से 21 डेज पहले आपको सारा कुछ मिल जाएगा, आप देख सकते हो, समझ सकते हो क्या है क्या नहीं है, और उसके बाद आप ईजीएम में जा सकते हो। अगर आप कंपनी के शेयर परचेस किए हो तो आप ईजीएम में जा सकते हो, वोट कर सकते हो। ओके, सो इस वीडियो में हम लोग इतना ही बात करेंगे फिनेंशियल स्टेटमेंट के बारे में, और आई थिंक कुछ बचा नहीं है। एंड अगर आपको हर एक चीज़ के बारे में बहुत अच्छे से डिटेल में जानना है तो आप सेक्शन 129, सेक्शन 134 एंड सेक्शन 136 के बारे में का जो वीडियो है वो जरूर देख लीजिएगा। आपका ये जो पूरा कॉन्सेप्ट है ना, हर एक चीज़ के ऊपर लीगल जो एक्ट है वो हमारा क्या बोलता है, एंड ये जो बेसिक कॉन्सेप्ट था ये क्या बोलता है, आप मैच करोगे तो काफ़ी कुछ समझ में आ जाएगा। एंड आई थिंक फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बारे में अब आप एक्सपर्ट बन जाओगे, मीन्स आप उसके बारे में सब कुछ जान जाओगे। ठीक है, सब्सिडरी कंपनी क्या होती है, जॉइंट वेंचर क्या होती है, एसोसिएट कंपनी क्या होती है, इसकी वीडियो भी अपलोडेड है, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में रहेगा, आप उस वीडियो को भी जाके देख सकते हो। एंड वहाँ पे भी आप ये समझ जाओगे कि फिर सब्सिडरी, एसोसिएट एंड जॉइंट वेंचर क्या होते हैं। ठीक है, क्योंकि इस वीडियो में उसको कवर करना पॉसिबल नहीं था। सो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय बाय। बंद के करिए हम।